नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल्स कई तरह के होते हैं, उनमें कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनके यूजेज क्या होते हैं। तो इस तरह से हम इनके बारे में आज चैप्टर में जानेंगे। तो जैसा कि आपने यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। जैसे कि आप जानते हो कि कई तरह के जैसे कि मटेरियल्स होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये इस तरह के कई जो है मटेरियल्स होते हैं। तो ये मटेरियल्स जो हैं सारे इस टेबल 4.1 में दिखाए हुए हैं कि जैसे कि आयरन होता है तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है कि शाइनी होता है या डल होता है। शाइनी मतलब चमकीला और डल मतलब जिसमें चमक नहीं हो। दूसरे साथ में इसकी सेकंड जो दिखा रखा है कि हार्डनेस मतलब कठोरता कितनी होती है कि काफ़ी मतलब वेरी हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है। तो इस तरह से इस टेबल में जो है एंट्री बनाएंगे हम। जैसे कि आयरन का देखेंगे तो आयरन की शाइनिंग कैसा होता है, शाइनिंग होती है। साथ ही इसका हार्डनेस कैसी होती है, ये वेरी हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है। मतलब इसको हम दबाएंगे या किसी से पीटेंगे तो इतना इजीली मतलब ये टूटेगा नहीं या उसको ऐसे ही कोल है तो कोल को जब हम देखेंगे तो कोल के ऊपर क्या होता है, चमक नहीं होती है। और दूसरा इसमें हार्डनेस नहीं होती क्योंकि ये जो सब इसको पीटते हैं तो ब्रोक कर तो ये ब्रोक हो जाता है। तो इसमें क्या है, नॉट वेरी हार्ड। ऐसे ही सल्फ़र है तो सल्फ़र भी नॉट वेरी हार्ड। और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्या है, ये शाइनी अपीयरेंस है और साथ में हार्ड भी है। ऐसे कॉपर है तो ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी। तो इस तरह से ये तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो क्या आप नाम बता सकते हो या दे सकते हो मटेरियल्स के जो कि मेटल्स हैं जो इस टेबल में हैं। The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Metals और non-metals जो होते हैं वो physical और chemical properties के द्वारा distinguish होते हैं। Recall that luster and hardness are physical properties. जैसे कि recall करोगे आपकी पिछली क्लासों में जैसे पढ़ा था 6th 7th में, तो उनमें क्या होता है कि लस्टर होती है यानी लस्टर चमक, और हार्डनेस यानी कठोरता, तो इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम देखते हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉट मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए सॉल, एन एक्स। तो जैसे कि आप ब्लैक स्मिथ को देखते हैं मतलब लोहार को देखते हो कि जो है वो आयरन पीस को या कोई भी ऐसा आर्टिकल होता है जैसे कि आयरन है या, तो इनको पीटता है। तो पीट के जो एक्स होती है नी उसके पास जो पीट करके वो कई तरह के उनके अलग अलग जो है इक्विपमेंट बनाता है उससे। तो ऐसे ही डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो क्या मतलब जब पीटते हैं इन आर्टिकल्स को तो क्या इनकी शेप में कोई चेंज आता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉन्ग। क्या हम अगर वुड को पीटें तो उसमें भी सिमिलर चेंज आता है इसी की तरह से। लेट्स फाइंड आउट। तो एक्टिविटी 4.1 है, इसमें देखते हैं हम कि टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, क्या लेते हैं, एक स्मॉल आयरन का नेल लेते हैं और एक कोल की पीस यानी कोल का टुकड़ा लेते हैं, कोयले का टुकड़ा लेते हैं। ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, और एक एल्यूमिनियम वायर की थिक पीस लेते हैं यानी कि कुछ मोटी जो आयरन की जो मोटी एल्यूमिनियम की वायर है उसकी एक वायर लेते हैं हमने। एंड ए पेंसिल लीड, और एक पेंसिल की लीड। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आयरन नेल को क्या करना है, हैमर से पीटना है यानी हथौड़े से मारना है उसको। ट्राई टू हिट हार्ड, और इसको ट्राई करना है, इसको हार्ड करना है। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, और
एल्यूमिनियम वायर को भी साथ में पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड, रिकॉर्ड योर ऑब्जेक्शन इन टेबल 4.2। तो आपको क्या करना है, इन सबको पीट के रिकॉर्ड करना है आपने ऑब्जर्वेशंस की क्या होता है। जैसे एल्यूमिनियम वायर को पीटते हैं तो क्या होता है, कोल के पीस को पीटते हैं तो क्या होता है, और जो पेंसिल की लीड है उसको पीटते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ये टेबल है, इसमें बताना है कि इनकी चेंज इन शेप, इनकी शेप में क्या चेंज आता है, वो फ्लैटन्स होते हैं या ब्रेक्स इनटू पीसेज में हो जाते हैं। जैसे आयरन नेल को अपन पीटेंगे तो क्या होता है, ये फ्लैटन हो जाता है, मतलब चपटा हो जाता है जब पीटते जाते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा और ज़्यादा पीटेंगे तो ये एक चद्दर बन जाएगी। ऐसे ही कोल पीस है, कोल पीस क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। एल्यूमिनियम वायर है तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या हो जाता है, जब इसको पीटते हैं तो ये भी मतलब फ्लैटन हो जाता है। और पेंसिल लीड होती है, उसको पीटते हैं तो क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, यानी टूट जाती है। तो इस तरह से इनकी ये मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है, मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि इनकी नरमता या आघात सहन करने की कितनी कैपेसिटी है, यानी पीटने के पर जो आघात पहुंचाते हैं, इनको चोट पहुंचाते हैं, तो वो कैपेसिटी कितनी है इनकी। यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड you saw that the shape of iron nail and the aluminum wire changed on beating। तो जैसे कि आप देखते हो कि जो आयरन नेल है और एल्यूमिनियम वायर है, उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब इनको पीटते हैं। तो इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। और जब इनको ज़्यादा और ज़्यादा हार्डर पीटते हैं इनको, तो ये क्या सीड्स में चेंज हो जाते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। जैसे कि आप सिल्वर जो फॉइल होती है उससे भी फैमिलियर होंगे कि जो हम स्वीट्स लेके आते हैं कई बार घर पे, तो उन पे देखते हो कि एक कोटिंग, उनके फॉइल की कोटिंग की हो जाती है डेकोरेटेड करने के लिए उनको स्वीट्स को, तो वो जो होती है सिल्वर फॉइल होती है। और साथ में आपने यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। और आप जब स्कूल में अपना टिफ़िन लेके आते हो तो अपना खाना जो है उसमें एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है ना, उसमें रैप करके लाते हो, तो इसके बारे में भी आप जानते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो इसमें जो है, हम जो मेटल्स को बीट करते हैं यानी उनको पीटते हैं किसी चीज़ से, तो वो क्या है, थिन शीट्स में चेंज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल्स की क्या एक प्रॉपर्टिस्टिक्स है, यानी उसका एक गुण है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल्स लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। और जब हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज थी अभी हमने करके देखी, तो उसमें और जो थे मटेरियल्स कौन कौन से, जैसे कि कोल और पेंसिल, तो उनको भी हमने साथ में पीटा था, तो वो क्या हो गए, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स। तो क्या हम इनको मेटल्स कह सकते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। कैन यू होल्ड ए प्लास्टिक मेटल्स पेन विद, यानी कि प्लास्टिक की जो मेटेलिक पैन होती है, यानी कढ़ाई जो होती है अपने घर में खाना बनाने के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए जो, तो उसको क्या बिना प्लास्टिक के या बिना वुड का जो हैंडल हो, अगर उसका बिना लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल के हम उसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमें चोट लग जाएगी या जल जाएंगे, हम हर्ट हो जाएंगे। परहैप्स नॉट, क्योंकि परहैप्स नॉट शायद नहीं, क्यों। ट्राई टू लिस्ट सम अदर experiences in which a wooden or plastic handles properties you from being hurt while handling hot things। तो जब आप hot things जो हैं, गर्म चीज़ें जो हैं, उनको आप छुओगे
तो आपको क्या नुकसान, चोट पहुंचाएंगी, हर्ट करेंगी या जल जाओगे। तो ये जो प्लास्टिक्स के या वुडन के जो हैंडल्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इनसे, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था इनके बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक्स। तो आप जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या इनके बारे में, कंडक्शंस के हीट और जो वुड हीट का जो है वुड एंड प्लास्टिक्स से जो कंडक्शन होता है, मतलब कि वो उसमें से गुजरने नहीं देता है, ये बहुत कम गुजरने देता है। तो उसका आपको एक्सपीरियंस है कि जो प्लास्टिक और वुड का जो हैंडल अगर लगा होता है या किसी के ऊपर, तो वो हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हीट से। यू मस्ट हैव सीन ए इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हीज स्क्रू ड्राइवर, वॉट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, वाई। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, यानी पेचकस जो होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, वो उसका हैंडल देखा होगा आपने, वो हैंडल किस तरह का होता है और वो क्यों होता है। लेट्स फाइंड अबाउट। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं इस एक्टिविटीज में। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड। तो ये जैसे एक एक्टिविटी है जिसमें कि इलेक्ट्रिक टेस्टर है, तो उसको चेक कर रहे हैं हम। तो एक ये क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है इसके ऊपर, क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है ये जैसे, और ये इसका एक वायर लगा के, और इधर से वायर, और ये कील लगा के जो है, और इधर फिर वायर लगा के ये बल्ब लगा रखा है। तो एक ये सर्किट बना रखा है इसका। तो ये सर्किट के थ्रू इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से यू माइट हैव परफॉर्म्ड। अब आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। आपने जैसे क्लास 6 में एक वेरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ में एक्टिविटी परफॉर्म की थी। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो अब जो है हम इस टेबल में देख रहे हैं कि गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर की प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो जैसे इसमें ये जो है मटेरियल्स के नेम हैं, और आगे हैं गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो जैसे आयरन रोड है, आयरन रोड या नेल जो है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर। क्या होता है, गुड कंडक्टर। साथ ही सल्फर क्या होता है, पुअर कंडक्टर। मतलब इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास नहीं हो पाएगी, या होती है तो बिल्कुल बहुत कम होती है। तो गुड कंडक्टर वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, यानी हम कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो चला सकें, जैसे कि उसके अंदर से जब करंट जा सके और उससे वो चल सके। ऐसे कोल फीस है, तो कोल फीस से बच्चों आपको पता है कोयले के अंदर से करंट नहीं फ्लो हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पुअर कंडक्टर हो गया। ऐसे ही कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर क्या होता है, गुड कंडक्टर। जैसे कि अपने घरों में जो वायरिंग होती है ना, जो वायरिंग, तो उसमें वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं मेनली। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor whilst rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor। तो इस टेबल में हमने देखा है कि जो आयरन रोड है या नेल है और कॉपर वायर है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। साथ ही जो सल्फर पीस है और कोल पीस है वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। पहली क्या करिए, ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू so that metals are good conductor of heat and electricity we learned in this class 6। तो पहली कह रही कि जो मतलब कि मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये हमने क्लास 6 में सीखा था। Where do you find the use of aluminium and copper wires? जो एल्यूमिनियम होता है और कॉपर वायर होता है उसका यूज़ कहाँ होता है। एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते होंगे बच्चों। एल्यूमिनियम जैसे कि अपने बाहर जो लाइट के या बिजली के जो तार होते हैं, मेनली आपने रोड पे या अपने घर के सामने जो देखा होगा, तो वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज कहाँ होता होगा। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोल के वायर्स देखे हैं, मतलब कोयले के वायर्स कहीं देखे हैं। डेफिनेटली नॉट।
क्योंकि कहीं नहीं देखे होंगे आपने। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, कि जो मेटल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करें? वायर्स में, वायर्स में इनको बना सकें, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, यानी लचीलापन, कि वो कितने लचीले हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब हुआ लचीलापन। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीट या प्लेट, ए मेटल कॉइन and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you note any difference in the sound produced? जब आप आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो इनको ड्रॉप करते हैं, जैसे कि आयरन सीट को या प्लेट को या मेटल कॉइन्स को या पीस ऑफ कोल को, तो फ्लोर के ऊपर जब इनको गिराते हैं या ऊपर से, तो इनके जो नोटिस किया होगा कि आपने इसकी साउंड कैसी आती है। अगर ऐसा नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं। तो इनकी क्या होती है कि साउंड जो होती है डिफरेंट प्रोड्यूस होती है, अलग अलग तरह की निकलती है। जैसे कॉइन का आप सिक्का डालोगे तो उसकी अलग आएगी, और आयरन की जो रोड है उसको डालोगे तो अलग आएगी, या और भी कोई यूटेंसिल्स अपन डालेंगे तो उनकी सबकी अलग अलग आती है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव रीजन? आपने कहीं मंदिरों में वुडन की बेल्स जो घंटी होती है वो देखी है? क्या इसका कोई रीजन दे सकते हो? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक्स हार्ड। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी मेटल होता है तो मेटल क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसको हम किसी हार्ड चीज़ से स्टक करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड वुड एंड द अदर मेटल्स। आपने जैसे कि सपोज करो कि दो सिमिलर टाइप के बॉक्स हैं आपके पास, और उनके अपीयरेंस भी बिल्कुल मतलब दिखने में भी एक जैसे हैं। एक बना हुआ किसका? वुड का यानी लकड़ी का, और दूसरा मेटल का यानी धातु का। अब कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्रिंगिंग बोथ द बॉक्सेज? तो आप इनमें से बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स जो है मेटल का बना हुआ है। इनको बोथ को स्टिकिंग करके, तो बिल्कुल आप जो है इनको जब पीटोगे, स्टिकिंग करोगे, तो इनसे क्या होगा? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड सोनोरस। तो जब इनको पीटोगे तो साउंड आएगी। जो मेटल के बने होंगे, धातु के बने होंगे, जैसे कि आयरन है या एल्यूमिनियम है, कॉपर है, किसी भी चीज़ के, स्टील है, तो उनमें जब आप पीटोगे इनको तो आवाज़ आती है। तो जब साउंड आ रही है तो इसका मतलब क्या है? ये मेटल्स हैं। और साउंड नहीं आ रही थी इसका मतलब मेटल्स नहीं है। तो इनको जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोलते हैं सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो मेटल्स के अदर देन जो मटेरियल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबो एक्टिविटी वी कैन से दैट some materials are hard, lustrous, malleous, ducting, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो इस तरह से हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके ये पता कर पाए हैं, देख पाए हैं कि इनकी जो मेटल्स की हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या। एक तो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, मेलिवियस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने इनकी देखी है। The materials which generally possess these properties are called metals। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऊपर अपने बताई या देखी हैं जो है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स, यानी कि धातु। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो इनके जो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं। इन कॉन्ट्रास्ट materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। और जो कोल और सल्फर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड डल होते हैं इन अपीयरेंस में जब इनको
देखते हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर्स। जब इनको हैमर से मारते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पाउडरी मास हो जाते हैं, यानी टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के पाउडर हो जाते हैं इनको जब पीटते जाते हैं तो। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स यानी अधातु। तो जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे अधातु यानी नॉन मेटल्स। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ये जो है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नीफ। जो मेटल्स में जिनमें कि सोडियम, पोटेशियम ये क्या सॉफ्ट हैं एंड इनको नाइफ से यानी चाकू से काट भी सकते हैं। मर्करी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस। तो कुछ क्या है एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। क्या हैं, अपवाद। तो ये अपवाद कौन कौन से हो गए, एक तो जैसे कि ये है सोडियम है, पोटेशियम है और साथ ये इनको हम जो है नाइफ से यानी चाकू से काट भी सकते हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं। जबकि प्रॉपर्टी इनकी क्या देखी थी अपन ने, हार्ड होते हैं, मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। और जो तीसरा है मतलब ये मरकरी मतलब पारा। जैसे पारे के बारे में आपने पढ़ा था ना पहले क्लासेज में, जिसमें हम थर्मामीटर जो होता है अपना टेम्परेचर लेने का, उसमें पारा होता है, मरकरी होती है। तो ये मरकरी किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल जो अपना टेम्परेचर होता है ना उस पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये जो हैं एक्सेप्शनल्स हैं यानी अपवाद हैं इसके, किसके, मेटल्स के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो इनकी फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप जैसे कि फैमिलियर हो गए होंगे कि इनका जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी रस्टिंग मतलब जंग लगना, आयरन के जंग लगती है ना। तो आप देखते हो कि जो काफ़ी दिनों तक आयरन या लोहे की कोई चीज़ इधर उधर बाहर हमने पड़ी रहती है तो उस पर जंग लग जाती है। तो इससे आप अच्छी तरह फैमिलियर हो। रिकॉल द रिएक्शन बाई विच रस्ट इज फॉर्म्ड। कि ये जो रस्ट है किस फॉर्म में होती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो आपने क्लास 7th में बर्निंग मैग्नीशियम यानी जलती हुई मैग्नीशियम की रिबन है उसकी एक्टिविटीज़ की हुई है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टैक्स प्लेस। तो आपने इसके बारे में पढ़ चुके हो कि जो ऑक्साइड फॉर्मेशंस की जो फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस किस तरह से उसका स्थान लेती है, प्लेस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है उसको आपको कंप्लीट करना है कि जो मैग्नीशियम और किसके साथ रिएक्शन हो रही है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ। वाटर मतलब जो मॉइस्चर होता है ना हवा में उसके साथ। तो इसका लिखना है, क्या लिखना है, आयरन और Fe और ऑक्सीजन का। तो इसका क्या, और Fe2O3 ऐसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो ये इनकी रिएक्शंस लिखनी है। तो अब एक्टिविटी 4.3 है, इसमें क्या, लेट्स चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इनका जो है नेचर देखना है जो रस्ट का, कि जो जंग लगती है उसका किस किस में, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर में। कलेक्ट इज स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इसको एक रस्ट एक स्पून जो है, फुल स्पून रस्ट लेनी है और इसको एक थोड़े से वाटर में डिजोल्व करना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो आप देखोगे कि जो रस्ट है
वो सस्पेंडेड रहती है। सेक द सस्पेंशन वेल, और उसको क्या करना, सस्पेंशन जो है उसको अच्छी तरीके से सेक करना है, यानी अच्छी तरीके से मिलाना हिलाना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, और इस जो सॉल्यूशन है उसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से आपको लिटमस पेपर के ऊपर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, जैसे कि ये रस्ट सॉल्यूशंस इसमें टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया है। तो इसके बारे में आप देखेंगे और टेस्टिंग करनी है। तो ऐसे जैसे कि इसमें ये दिखा रखी है रस्ट, इसका मतलब रस्ट का जो पाउडर होता है ना जंग का, वो फिर इसको टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है और फिर लिटमस पेपर्स के साथ में, रेड लिटमस पेपर्स के साथ में जैसे इसको किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इस तरह से तो बूझो कह रहा है कि डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर जो है वो भी रस्टेड हो जाती है, यानी उसके भी जंग लगती है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, तो ये कह रहा है कि मैंने कॉपर वेसल्स हैं उनके ऊपर ग्रीनिश यानी हरे कलर का, हरे कलर की तरह उनके ऊपर सरफेस के ऊपर देखा है, बर्तन के ऊपर जो वेसल्स होते हैं। व्हेन ए कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर लॉन्ग टाइम, तो जब कॉपर वेसल्स को लंबे समय तक हम जो नमी वाली एयर है यानी उसमें रखते हैं तो इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, एक डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है अगर इनको लंबे टाइम तक हम इसको जो मॉइस्चर एयर में रखेंगे तो। द ग्रीन मटेरियल्स इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये जो ग्रीन मिक्सचर जो होता है इनके ऊपर जो लग जाता है कोटिंग जो ऊपर हो जाती है कॉपर, तो ये किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर तो क्योंकि वो कॉपर का तो वेसल्स है ही ना, और जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और H2O है मतलब नमी जो है उससे रिएक्शन करके ये जो है कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जैसे कि CuOH ट्वाइस होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, तो ये नीचे जो रिएक्शन दी हुई है Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये सब रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3। तो इस तरह से जो है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं ये। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अब आपको रिकॉल करनी है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन की जो एयर में जलती हुई रिबन की एक्टिविटी की थी। द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर, तो जो मैग्नीशियम की रिबन थी जो उसको जब जलाया था एयर में तो उसकी जो एस है उसका हमको वाटर में डिजोल्व करना है और उसको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की यानी अम्लीय नेचर की है या क्षारीय नेचर की। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस, तो ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक और आपने इसको किस तरह से एश्योर किया, असर्टेन किया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो आप जब देखोगे इसका लिटमस पेपर पे जो टेस्ट किया तो उसमें क्या होता है, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम हो उसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। जब आपने पढ़ा था कि रेड से अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि ये बेस है यानी क्षार है, और अगर ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अम्ल है, एसिड है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक यानी क्षारीय। लेट्स नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, अब जो हम नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्टिविटी 4.4 में क्या है, इसको आपको क्लास में टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, इस एक जो स्पून आती है डिफ्लेग्रेटिंग उसमें इसका कुछ पाउडर लेना है सल्फर का और उसको क्या करना है, हीट देनी यानी गर्म करना है।
इफ़ डुप्लीकेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये स्पून अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो यू मे टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोटल एंड रेप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है ना, इस तरह से भी आप ले करके इसको प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। जैसे कि ये जो दिखा रखा है, इसको केप दिखा रखा है, ढक्कन जो है इसको इस तरह से वायर से बांध करके और इसमें जो बोतल के अंदर देखो डाल के जिस तरह से दिखा रखा है ना, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, तो जो सल्फर होती है वो क्या जलना, सिगरी जलना शुरू हो जाती है। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार ग्लास टम्बलर, आपको क्या करना है, इसको जो स्पून है उसको गैस जार या जो गैस टम्बलर लिया था आपने उसमें उससे इंट्रोड्यूस करना, उसके अंदर ले जाना। कवर द, और क्या करना है, टम्बलर को कवर करना विथ ए लिड टू एंश्योर दैट, और उसको ढक्कन के द्वारा उसको कवर कर देना है। एंश्योर करना है दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, जो गैस उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो एस्केप नहीं हो, यानी बाहर नहीं निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ टाइम बाद क्या करना है आपको, स्पून जो है उसको रिमूव कर लेना, वहाँ से निकाल लेना है। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और आपको उसमें क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में क्विकली वाटर डालना है और उसको वापस से फिर से ढक्कन लगा के बंद कर देना है। सेक द टम्बलर वेल, और टम्बलर को क्या करना, अच्छी तरह से हिलाना है, सेक करना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, और फिर उसको क्या करना है, रेड या ब्लू जो लिटमस पेपर है उनसे उसका टेस्ट करना है कि उसका एसिडिक है या बेसिक नेचर है। तो इस तरह से ये देखो डायग्राम में दिखा रखा है, और नीचे ये लिटमस पेपर्स हैं, तो इनसे चेक करना है। और चेक करके आपको जो टेबल है 4.4 उसमें अपने ये जो ऑब्जर्वेशंस लिखना है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये क्या है, इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये नेम ऑफ द बेस है, इस तरफ बेस का नाम है और इस तरफ एसिड्स का नाम है, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल। जैसे कि तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है कि इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और ऐसे ही नेम ऑफ एसिड है तो उसमें क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, सल्फर है, तो ये सल्फर क्या, नॉन मेटल है। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड्स जो है इनके यो एंट्रीज में बनानी है। अब जो है द नेम of the product formed in reaction sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous oxide is formed. तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, क्या जब रिएक्शन होती है सल्फर एंड ऑक्सीजन की तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है इससे। और व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, और जब इसको सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड बनती है। क्या बनती है, सल्फ्यूरस एसिड। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, तो रिएक्शन जो है ये नीचे आपको दिखाई हुई है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। तो इनकी जब दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बोलता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है इनमें। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू इनटू पेपर रेड, तो जो सल्फ्यूरस एसिड है वो क्या होती है, ब्लू लिटमस पेपर पर रेड हो जाती है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, और जनरली क्या होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जो ऑक्साइड के नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेज यू हैव रीड इन क्लास 7th। तो आपको कुछ जो क्लास 7th में आपने एसिड एंड बेसेज पढ़े थे उनको रिकॉल करना है कि कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से बेसेज हैं जो अपनी लेबोरेटरी में, स्कूल लेबोरेटरी में यूज़ में आते हैं। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंस इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स और विद ऑक्सीजन। तो आपको जो है 4.4 टेबल है उसमें एंट्री बना के आइडेंटिफाई करना है कि नॉन मेटल और मेटल कौन है। जो 4.4 टेबल जो
थी अभी, ऊपर आपने देखा था ये, तो इसमें इस एंट्रियाँ बनानी है। अब जो है सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर्स, कि वाटर्स के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो ये देखते हैं हम। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो जो हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो है ऑक्सीजन और वाटर से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो हीट जो है, लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। और इसको जो सोडियम होता है उसको किस में रखा जाता है, कैरोसिन में। तो ये याद रखना कि सोडियम को किस में रखा जाता है, कैरोसिन में। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये आगे भी आपको काम में आएगा, बहुत सी जगह इसका क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि सोडियम को किस में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, कैरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल में। एक्टिविटीज 4.5 ये क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। ये आपको क्लास में जो टीचर्स है डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशली केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ वीट ग्रेन। जो अपना वीट का ग्रेन होता है ना, यानी गेहूं का जो दाना होता है ना, उतनी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है। इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। और इसको किससे पकड़ना है, पेयर ऑफ टंग्स से। क्या करना आपको, टेक ए 250 ml बीकर या ग्लास टम्बलर। आपको एक बीकर या ग्लास टम्बलर लेना, कितना, 250 ml वाला। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। इसको आधे को क्या, वाटर से फिल कर लेना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। और आपको क्या करना है, सोडियम मेटल की कट पीस लेनी है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रेप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और इसको आपको जो है ड्राई फिल्टर पेपर के ऊपर और रेप करना है, और स्मॉल पीस ऑफ कॉटन में पुट द सोडियम पीस रेप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और जो सोडियम पीस है उसको कॉटन में रेप करके बीकर में डालना है, क्योंकि बीकर में क्या है, वाटर। ऑब्जर्व केयरफुली। और आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। और जब आप ऑब्जर्वेशन करो तो बीकर से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर। और जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो आपको बीकर को टच करना। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करोगे जब बीकर को टच करोगे, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आप फील करोगे कि हैज़ द बीकर बिकम हॉट। जो बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिड। और आपको क्या करना है, लिटमस पेपर से, जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर है उससे क्या करना है, टेस्ट करना है और देखना है कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो ये इस तरह से इसमें ये दिखाया हुआ है। तो यू ऑब्जर्व दैट। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पाओगे कि सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। तो सोडियम जो है वो जल्दी वाटर से रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। जबकि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इतनी शीघ्र या इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। आयरन जो है वाटर से क्या करता है, स्लोली रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। और वे जो है दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और वे एयर में जो है रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनको किस में रखते हैं, वाटर में। जो जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं उनको किस में रखते हैं, वाटर में। और जो जल्दी रिएक्शन करते हैं ना, विगोरसली रिएक्शन करते हैं, जैसे कि सोडियम करता है, तो उनको किस में रखते हैं, कैरोसिन में। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। और जो फॉस्फोरस है वो क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो ये क्या है, जब हवा में एक्सपोज करता है तो ये फायर को पकड़ लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है, यानी जलने लग जाता है।
टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है कि जब भी फास्फोरस जो है एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे कांटेक्ट में आता है तो इट इज़ तो रिएक्शन करता है। तो इट टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है ना उसके कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए फास्फोरस को किस में रखते हैं, स्टोर्ड इन वाटर, यानी वाटर में रखते हैं। अब थर्ड जो इसकी जो है प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ में रिएक्शन किस तरह से करता है, अब ये पहले देखा आपने वाटर के साथ किस तरह से करता है। अब रिएक्शन विद एसिड्स, लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। तो अब जो हम देखेंगे वो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एसिड्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। एक्टिविटी 4.6 है, तो इसमें पहले आपको वार्निंग भी दी गई है कि कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब में जब टेस्ट करना है तो अपने माउथ को टेस्ट ट्यूब से दूर रखना है, अपने फेस को जो है दूर रखना है। टेक सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन 4.5, टेबल 4.5 है इनमें सेपरेट में, जो टेबल है 4.5 इसमें ये लिस्टेड हैं। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स आर लेबल, और सेपरेट टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनके ऊपर लेबल करना है ABCDEF। जो 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके ऊपर लेबल कर लेना आपको ABCDEF। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने ड्रॉपर की सहायता से क्या करना है 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें ऐड करना है। ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1, एक एक जो है ना सभी टेस्ट ट्यूब है उनमें ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और आपको केयरफुली रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन ए कोल्ड सॉल्यूशन, और इस कोल्ड सॉल्यूशन में अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो आपको जेंटली जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ा गर्म करना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब, आपको क्या करना है जो मैच स्टिक्स है अपनी माचिस जो है उसकी तिल्ली को जला करके जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास में लाना है, उसके मुंह की तरफ लाना है टेस्ट ट्यूब के। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टीड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ भी ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.5, और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको टेबल 4.5 में रिकॉर्ड करने हैं। ये जो टेबल है 4.5 इसमें रिकॉर्ड करने हैं। तो जैसे कि मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं ये, और रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ये रिएक्शन है। तो पहले क्या है रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस पर, और फिर वार्म यानी थोड़ा गर्म करके, ऐसे रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो रूम टेम्परेचर पे और फिर वार्म, और इनके ऑब्जर्वेशंस जो है इनमें फिल करने हैं कि किसके साथ ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो क्या जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनका एसिड्स के साथ रिएक्ट जो है डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। वॉट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक्स इज बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें पॉप की साउंड भी आती है, कुछ जो मेटल्स या जब इसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में हम बर्निंग मैच स्टिक्स को लेके जाते हैं, पॉप की साउंड जैसे कि हम अपने घर में गैस को जलाते हैं ना, तो गैस को जलाते टाइम कई बार जैसे अब साउंड आती है ना, तो उस तरह से। You must have found that the non-metals generally do not react with acidic, but metals react with acids and produce hydrogen gas। तो आप जैसे कि देखते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स क्या करते हैं एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, और क्या करते हैं पॉप साउंड के साथ में जलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, आपने ये देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर जो है डज नॉट रिएक्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है, जबकि
इवन हीटिंग, और जब इसको गर्म करते हैं तो बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड्स, लेकिन ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ में रिएक्शन करता है। अब इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद बेसेस। जो बेसेस हैं सार के साथ में इनकी क्या रिएक्शन होती है। इससे पहले हमने देखा एसिड्स के साथ, उससे पहले हमने वाटर के साथ देखा, तो ऐसे अलग अलग अब बेसिस के साथ देखते हैं। तो ये एक्टिविटी 4.7 है। इसमें क्या है, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, आपका टीचर के द्वारा क्लास में डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे, केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पेचुला। तो प्लास्टिक की जो स्पेचुला होते हैं ना, उससे ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के जो पैलेट्स होते हैं उनको लेना है, नहीं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए केयरफुली वहाँ पे काम करना। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्व 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml वाटर। आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बनाना, तो टेस्ट ट्यूब में क्या करना, 3-4 पैलेट्स जो है इसमें डिजोल्व करने 5 ml वाटर में। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और एक जो है एल्यूमिनियम फॉइल की पीस है उसमें ड्रॉप करना है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और माउथ स्टिक्स जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास में एक मैच स्टिक्स की, बर्निंग मैच स्टिक्स की जो है तिल्ली लेके जानी है, और केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। What does the pop sound indicates? क्या आपको जो है पॉप साउंड इंडिकेट्स होती है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड की जो आवाज़ आती है इससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस की वहाँ पे प्रेजेंस है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी बेसेस के साथ में जो रिएक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल होती है। अब जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन प्रतिक्रिया, जो एक को विस्थापित कर देती है एक तरह से, एक मतलब एक को दूसरी जगह पहुंचा देती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th। जैसे कि आपने क्लास 7th में एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसमें क्या था, किस किस में की थी, कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में। किस में, कॉपर सल्फेट एंड आयरन के। लेट्स ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। उसी तरह की हम कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.8 में क्या है, टेक ए 500 ml बीकर्स। आपको क्या करने हैं, 500 ml के बीकर लेने हैं एंड उनके ऊपर ABCDE लेबल कर लेना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच, और उनमें क्या करना, आधे आधे भर लेने, यानी 50-50 ml सभी बीकर्स में वाटर भर लेना है। डिजोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंसेज एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। जैसा कि फिगर 4.6a में जो है इंडिकेटेड किए हैं, तो सभी सब्सटेंसेज की क्या है, एक एक टीस्पून जो है इनमें डालनी है। जैसे इसमें ये दिखा रखे हैं 5 बीकर हैं ABCDE। ऐसे ही ये बीकर्स में दिखा रखा है कि बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स यानी Zn। ऐसे बीकर बी है, उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, साथ में क्या है, आयरन नेल Fe, यानी Fe का मतलब फेरम, आयरन को बोलते हैं। ऐसे सी में है जिंक सल्फेट है, साथ में कॉपर टर्निंग है, कॉपर है। डी में ये आयरन सल्फेट है, कॉपर टर्निंग है। ई जो है उसमें जिंक सल्फेट है और आयरन नेल है, और इनकी रिएक्शंस हैं। तो ये इस तरह से इनकी चेक करना है कि किसकी क्या रिएक्शंस हो रही है, और इनके आपको रिकॉर्ड करने हैं जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं। What changes do you observe in the various beakers? तो आप जो various beakers हैं उनमें क्या changes आते हैं। You have read that one metal displacement another metals from its compound in aqueous solutions। जब इनका जब सॉल्यूशन बनता है तो एक जो मेटल है वो दूसरे को, अनदर जो मेटल है उसको क्या कर देता है,
चेंज कर देता, कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू एक्सचेंज, डिस्प्लेसमेंट कर देता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कर देता। इट बीकर ए जिंक जो रिप्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से जो कॉपर था उसको जिंक जो है रिप्लेस कर देता है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड इन एट बॉटम ऑफ द बीकर। तो उसका जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू कलर क्या है, डिसअपियर कर देता, गायब कर देता, और उसको जो पाउडरी रेड मॉस जो बचता है उसको कॉपर का, उसको क्या कर देता है, बॉटम में यानी पेंदे में, बीकर का जो पेंदा है बॉटम उसमें डिपॉजिट कर देता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो रिएक्शन है वो इस तरह से दिखा रही होती है, जैसे कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक से जब रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, इसको नीला तोता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब जिंक से यानी रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। तो ये जैसे कॉपर था तो कॉपर की जगह क्या आ गया, इसको विस्थापित कर दिया, मतलब यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो जिंक की, कॉपर की जगह जिंक आ गया, और कॉपर सल्फेट इधर रेड कलर का वो अलग हो गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। इसी तरह से आप बीकर बी की जो है रिएक्शंस को भी सिमिलर मैनर्स में लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब एक जो मेटल है उसको दूसरे मेटल के द्वारा विस्थापित कर देना, यानी डिस्प्लेसमेंट कर देना। आई हैव अंडरस्टूड टू रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज व्हाई देयर इज इन नो चेंजेज इन बीकर सी एंड डी एंड ई। ये कह रहे कि मैं बीकर ए और बी में जो है इनके बारे में समझ गई हूँ रिएक्शंस के बारे में, लेकिन जो सी डी ई है उनके बारे में मैं अभी नहीं, जो चेंज वहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो चेंज क्यों नहीं हुआ। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर सी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, जिंक का कॉपर के द्वारा इन बीकर सी में, सी एंड बाई आयरन इन बीकर ई, और आयरन का किस में, बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर इन बीकर डी, और जो सिमिलरली आयरन भी है वो भी क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है जो बीकर डी में है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, अब जो है हम बीकर सी है उसमें कोई भी चेंज नहीं देखते हैं। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। कॉपर जो होता है वो क्या करता है, जिंक सल्फेट को जिंक से जिंक सल्फेट में चेंज करने में या रिप्लेस करने में मतलब कैपेबल नहीं है। बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, जब जो है जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करता है बीकर ए में, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। तो बीकर सी में कॉपर जिंक को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेटरी। साइंस जो क्या है आर्बिट्रेटरी नहीं है, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये क्या साइंस में क्या होते हैं, जो रूल्स होते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो डिफाइन होते हैं। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और यहाँ पे रूल क्या है कि जिंक जो है कॉपर और आयरन से क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा एक्शन लेती है, ज़्यादा क्रिया करती है। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे जिसके पास जिससे ज़्यादा ताकत होती है तो वो कम ताकत वाले को हटा देता है या धक्का मार के दूर कर देता है, इस तरह से। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। तो इस तरह से जो कम रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर इज आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन बीकर डी ई। तो इस तरह से जो डी और ई में आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो है रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि लेस रिएक्टिव थे वो। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। तो इनकी सीक्वेंस के बारे में क्या आप जानते हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है।
अब प्रॉपर्टी क्या है, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉट मेटल्स। अब इनका मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज क्या होता है, तो आप जैसे कि डेली लाइफ में देखते हैं कि यू शुड एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एट्सेट्रा। तो आप जिस देखते हो कि आप मतलब गेस करते हो कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे मशीनरी, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, ये सब जो हैं मेटल्स का क्यों यूज़ करते हैं, इनको बनाने में मेटल्स से क्यों बनाए जाते हैं। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, और आप जो है कुछ नॉन मेटल्स से भी फेमिलियर हो। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, ये यहाँ पे कुछ जो है इंटरेस्टिंग है। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट, और अब हम श्योर हैं कि आप जो है उनमें कुछ को गेस करने में राइट हो, सही हो। मतलब नॉन मेटल्स एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो नॉन मेटल्स हैं वो अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि जो लिविंग बींग्स हैं उनमें ब्रीथिंग को इनहेल करने में, ड्यूरिंग जो ब्रीथिंग अपन इनहेल करते हैं, श्वास जब लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, तो उसमें जो है नॉन मेटल्स जो हैं वो एसेंशियल्स होते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो नॉन मेटल्स हैं वो फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशंस प्रोसेस, और वाटर प्यूरिफिकेशंस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। वाटर को जब प्यूरिफाई किया जाता है ना, यानी साफ किया जाता है, तो नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पर्पल कलर के सॉल्यूशंस होता है जो एंटीसेप्टिक के रूप में भी हमारे जो वाउंड्स होते हैं, यानी घाव जो हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनके ऊपर भी लगाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, और नॉन मेटल्स किस में यूज करते हैं, क्रैकर्स में, यानी पटाखों में भी यूज करते हैं। यू में एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और आप जो है अपने एक्सपीरियंस से भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को इसमें ऐड कर सकते हो। पहली कह रही कि आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन वॉट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम। तो मैग्नीशियम जो है वो कह रही कि पहले कि मैंने सुना है कि जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है, तो ये उनमें किस फॉर्म में पाया जाता है। अब वो जो कह रहा है कि डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, कि डॉक्टर ने मेरे शरीर में बताया कि आपके आयरन की कमी है। वेयर इज आयरन इन माय बॉडी, तो ये कह रहा है कि मेरे शरीर में आयरन कहाँ है, मतलब कहाँ से आता है या कहाँ है, तो आयरन की कमी कैसे हुई। इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में जो है यू हैव लर्नड क्लास 7 दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। क्लास 7th में आपने सीखा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो न्यू सब्सटेंसेज से किस तरह से फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस किस तरह से बनता है। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। तो ये जो नए सब्सटेंसेज बनते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो अंडरवेंट होते हैं, अंडरवेंट रिएक्शंस होती हैं। नाउ इफ ए सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल रिएक्शंस, बाई कुकिंग, हीटिंग और बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो इनको क्या बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो हीटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस इनके थोड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, तो सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, तो क्या ये आयरन है। कार्बन 2, ये कार्बन भी है। इज एन एलिमेंट, तो ये भी क्या एलिमेंट्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट एज एटम, जो एलिमेंट्स होते हैं यानी उनकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, एटम यानी परमाणु। ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कोई एक सैंपल जो है किसी भी एलिमेंट्स का लेते हैं तो उसमें ओनली एक ही तरह के जो एटम्स होते हैं, यानी जितने भी एटम होंगे उसमें एक हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो जितना एटम, तो उसमें जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के होंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह के एटम्स होंगे। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स
अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। तो ये फिजिकल जो चेंजेस से अनअफेक्टेड रहते हैं एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि मतलब जो एटम होता है वो क्या है, अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी एक जैसे रहते हैं। जैसे कि सल्फर का जो है वो आप उसको अगर सॉलिड फॉर्म में देखोगे या वेपर सल्फर फॉर्म में देखोगे, दोनों में एटम्स क्या होता है, सेम रहते हैं। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज इन द यूनिवर्स। तो हम जो है इनफाइनाइट वेराइटीज देखते हैं सब्सटेंसेज की यूनिवर्स में। जो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेज इज़ लिमिटेड, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं फॉर्मिंग। दीज आर नो मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, और ये कितने हैं, 92 से ज़्यादा नहीं है नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनका जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की टर्म्स में किया गया है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, उनमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स यानी धातु हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, यानी और 20 से भी कम जो हैं वो नॉन मेटल्स यानी अधातु हैं। ए फ्यू आर मेटलॉइड्स विच पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उनमें से कुछ जो क्या है मेटलॉइड्स हैं जो कि विच पजेज कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है मेटलॉइड्स की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की मिक्सचर होती है। मतलब मेटलॉइड्स यानी इनको उपधातु भी बोलते हैं, यानी धातु के रंग रूप वाले अधातु पदार्थ होते हैं ये एक तरह के, यानी धातु जैसे दिखते हैं लेकिन ये मेटल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आई थिंक आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा लग रहा हो तो बीच में पॉज करके थोड़ा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।